ठीक है, तो पीछे के क्लास में हम लोग मंगोल जो है ये लोग एक नोमैडिक ट्राइब है ना। तो नोमैडिक और ट्राइब ये दोनों जो वर्ड है ये अनस्टेबल इकोनॉमी का मतलब ही हुआ कि बिकॉज इफ यू आर नोमैडिक बेस्ड ऑन एनिमल और some were also based on hunting and food gathering। तो दो ये सारा चीज जो है ये कहेगा कि अनस्टेबल इकोनॉमी wherever you don't have any source of a stable income that is unstable economy। लेकिन हिस्टोरिकली क्या है कि एग्रीकल्चर ही स्टेबिलिटी का मूल आधार हुआ है ऐतिहासिक तौर because of agriculture you stay at a particular place for a longer period, तब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं इट इज अ डिफरेंट फिनोमेना कि स्टेट फॉर्मेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जब राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, जैसे रोमिला थापर ने भी लिखा कि जब एग्रीकल्चर सरप्लस होता है और इस हिसाब से 6th century BC and onwards state formation, because to sustain the administrative system the state must have some sort of surplus revenue collection। जब राजस्व का वसूली होगा तब ना हम किसी को सैलरी देंगे, स्टाफ कब रखेंगे, सैनिक कब रखेंगे, when I have some sort of surplus collection। तो सरप्लस कब होगा, जब टैक्स कलेक्शन सिस्टम मजबूत होगा। टैक्स कब होगा, जब लोगों के पास उत्पादन अपने खाने से ज्यादा होगा। तो एट एवरी स्टेज एवरीवेयर इट हैज टू बी सरप्लस, है ना। आपके पास धान गेहूं खाते हैं 10 किलो और हुआ 100 किलो तो ना बेचिएगा, और राज्य भी आपसे कब वसूलेगा, जब आप देने लायक रहिएगा। तो वह एक सीधी सी प्रक्रिया है। लेकिन मंगोलों का जो साम्राज्य का निर्माण है वह एक अनकन्वेंशनल टाइप है, बिकॉज मंगोल नोमैडिक है, ट्राइबल स्टेज में है, एग्रीकल्चर उनका आधार नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दे हैड फॉर्म्ड द लार्जेस्ट एवर एम्पायर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। पूरे विश्व इतिहास का सब सिकंदर भी इनके सामने बौना है मंगोलों के सामने, है ना। पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो इसका जो नायक है वो है चंगेज खान। तो चंगेज खान के बारे में आम धारणा यही है कि बहुत ही दुर्दांत था, क्रूअल आदमी था, डिस्ट्रक्टिव था और बहुत ही बेदर्दी तरीके से नाश करता था। लेकिन फिर हमने पीछे क्लास में पढ़ा है कि हिज हिस्ट्री इज बीइंग रीइंटरप्रेटेड। अब अगर हमको कोई कुछ कहेगा तो हम तो उसका बुराई ही करेंगे, हम उसकी अच्छाई को भी बुराई बना देंगे। तो अभी तक मंगोलों का अपना लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो जो नोमैडिक हैं, घूमने मारपीट करने वाले हैं, दे नेवर बिकम क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्टिव आदमी के पास नहीं आ सकता है। तो मंगोल themselves did not write any type of history। तो हिस्ट्री वहां लिखा गया जिसको इन लोगों ने बर्बाद किया। तो स्वाभाविक है कि वो दे विल बी नेगेटिव। लेकिन बाद में जो ट्रेवलर्स हुए या जो इन एनी अदर वे दे केम इन कांटेक्ट विद द मंगोल्स, दे हैव रिटन आल्सो सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट हिस्ट्री। तो आपको कुछ कुछ अब धीरे धीरे जानकारी इनके बारे में हो रही। तो चंगेज खान आप ऊपर लिख लीजिए और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लिखते जाइएगा, क्योंकि फिर ये सब चीज जो है हमारे भारत के इतिहास में जब मेडिवल पढ़ते हैं इल्तुतमिश के जमाने में, तो चंगेज खान सिंधु नदी के इलाके तक आता है ना। और फिर जो तैमूर होगा
उसी का वंशज फिर मुगल होंगे। तो कैसे सबसे लिंक होता है, तो यहां से पढ़े रहेगा तो वहां भी लिंक हो जाएगी, है ना। तो चंगेज खान के बारे में कहा गया कि समटाइम्स अराउंड 1162 में पैदा हुआ, क्योंकि उस जमाने में डेट ऑफ बर्थ लिखने की प्रथा थी नहीं, है ना। somebody has said कि हाँ around this time he was born, तो मान लिया गया चले इस टाइम में पैदा हुआ। ये कहीं इम्तिहान में सवाल आया हुआ है, तेमुजिन उसका बचपन का नाम था, है ना। ये किसी इम्तिहान में आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिए, है ना। चंगेज खान named Temujin, he was the son of Esugin, the chieftain of the Kiyat। ये कियात क्लैन का है। कियात एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू बोर्जिडी क्लैन। देखिए हम लोग में जैसे जाति होता है, और जाति में जैसे मान लीजिए कि आप कोई आदमी ब्राह्मण है या राजपूत है, लेकिन फिर कोई कहता है कि हम राम के वंश है, कोई सोम के वंश, कोई इंद्र के वंश, कोई कुछ, ये कहते हैं ना। तो उसी तरह से इनका है ना, जो गोत्र नाम फिर होता है, इन द सेम वे दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू देयर क्लैंस। तो क्लैन का आपस का भी रिलेशन होता है। तो वही चीज है। हिज फादर वाज मर्डर्ड एट एन अर्ली एज एंड हिज मदर वेलुन एके रेस्ड तेमुजिन हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स इन ग्रेट हार्डशिप। होता ही है जब पिता मर जाते हैं तो माता बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, और उस एरिया में ये मारपीट स्वाभाविक था शुरू में ही का, क्योंकि ट्राइबल्स जो होते हैं इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज वो दूसरे पर अटैक करते हैं। तो उस एरिया में अर्ली मर जाना कोई एबनॉर्मल घटना नहीं। The following decade was full of reversals. Temujin was captured and enslaved, and soon after his marriage, his wife Bolte was kidnapped, and he had to fight to recover her. During these years of hardships, he also managed to make important friends. The young Boorchu, इस शुरू से उसका मित्र रहेगा। तो दोस्त जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ में होते हैं, अगर कभी अच्छे दोस्त मिल गए तो, है ना, कहीं वो भी मिलना मुश्किल होता है। तो वो मित्र था जो लाइफ लॉन्ग इसका सबसे ट्रस्टेड आदमी था। जम्मू का इसका अपना भाई था, हिज ब्लड ब्रदर अंडा। तो ओन ब्रदर को उस एरिया में अंडा कहा गया, है ना। टर्म जो होता है अलग अलग एरिया में यूज होता है। तेमजुन ऑल्सो restored old alliance with the ruler of Keris Tugril ओंग खां, इसका सगा चाचा था, है ना। His father's old blood brother. Through the 1880s and 1890s, Temujin remained an ally of Om Khan and used the alliance to defeat powerful adversaries like जम्मू का। ये जम्मू का इनका एडवर्सरी था। And used his old friend and become a hostile foe. मतलब जम्मू का भाई ही था, लेकिन बाद में दुश्मनी हो गई। It was after defeating him that Temujin felt confident enough to move against other tribes, the powerful Tatars, his father's assassin. तो तातारों ने ही इसके पिता को मारा था। देखिए इतिहास यही है कि तेमजुन का लाइफ कैसा शुरू होता है। आदमी कहता है ना कि हम बहुत मुश्किल में हैं, इसके पिता मर गए, ये किडनैप हो गया, दास बना, इसकी बीवी किडनैप हो गई, उसको छुड़ाया। तो ही फॉट अगेंस्ट ऑल द एडवर्सरीज, और तब इतिहास में कितना बड़ा नाम करता है। तो इसीलिए इतिहास केवल इतिहास ही नहीं होता है, इतिहास से ज्यादा शिक्षा और किसी विषय में नहीं मिलता है ना। तो आप इसी को देख लीजिए कि कितने बुरे परिस्थिति से निकलकर आगे आ रहा। तो साहस होना चाहिए,
तो चंगेज खान होना साहस का भी एक बहुत बड़ा चीज है ना। किसी बड़े राजा का बेटा नहीं है, बिना बाबू का बेटा है, जिसको पालन पोषण माता ने किया। आप लोगों के माँ बाबू साहब है आपको पालन पोषण करने के लिए, तब आप लोग इधर उधर करते हैं, है कि नहीं। और ये लोग ये अपने चल रहा है। तो देखिए कि किस तरह से जिसमें अगर साहस हो तो आगे कैसे जाता है। तेमजुल फेल्ट कॉन्फिडेंट एनफ टू मूव अगेंस्ट अदर ट्राइब्स। देखिए पीटी पास करता है आदमी तो मेंस के लिए कॉन्फिडेंट होता है। तो तेमजुल हरा रहा है इधर उधर, तो उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आई हैव द कैपेसिटी। The Kratz and Om Khan himself in the final defeat of the Naiman people and the powerful Jamukha in 1206 है ना। ये 1206 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। Left Temujin as a dominant personality in the politics of the Steppe land, a position that was recognized at an assembly of Mongol chieftains. अब फिर ये शब्द लिखिए कुटिलताई, है ना। ये असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्टेंस, मंगोल सरदारों का सभा है ना। सभा में नाम लिखिए कुटिलताई, where he was proclaimed the great Khan of the Mongols, है ना। And it was here that she was given the title of Changiz Khan, है ना। ओसनिक खान और यूनिवर्सल रूलर। तो चंगेज का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। ये सब टर्म लिखिए एकदम इम्तिहान के लिए, जहां तहां भी पूछ सकता है। पहला नंबर असेंबली कुटिलताई प्रोक्लेम्ड हिम ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स, यानी खान जो हम लोग खान लिखते हैं, लेकिन QAAN वो लोग लिखता है, जो मतलब सही उनके भाषा में कान मतलब हो गया खान, और चंगेज खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, सार्वभौमिक शासक, है ना। तो मीनिंग में पूछता है। Just before the cruel time of 1206, Genghis Khan had reorganized the Mongol people into a more effective, disciplined military force that facilitated the success of his future campaigns. The first of his concern was to conquer China. चाइना आज सबको इधर उधर करता है, उस समय चाइना का क्या हालत था। Divided at his time into 3 realms. The Shai people of Tibetan region in the northwestern provinces, the Jurchen, whose Qin dynasty ruled North China from Peking, the Sung dynasty, who controlled South China. तो चाइना उस समय में 3 भाग में बटा हुआ था। तो by 1209 Shai were defeated. The Great Wall of China was breached in 1213 and Peking sacked in 1215. तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना भी था कि इन्हीं लोगों से रक्षा करेंगे चाइना का, तो अगर फिर आपके अंदर में अगर उतना ताकत होगा तो कोई वॉल आपको नहीं रोक पाएगा, है ना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखकर भी लोगों को लगता है कि इस पर हम कैसे क्रॉस करेंगे, और उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चंगेज खान की सेनाओं ने पार कर दिया। तो आपके अंदर भी हिम्मत होगी तो पीटी पे इंटरव्यू सब पार कर जाइएगा, है ना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कुड नॉट स्टॉप द आर्मी ऑफ चंगेज खान एंड ही वाज इनटू चाइना, है ना। Long drawn out battles against the Qin continued until 1234, but Genghis Khan was satisfied enough with the progress of his campaigns
to return to his Mongolian homeland in 1216 and leave the military affairs to the region to his subordinates. तो इसमें ये सब याद रखना है, इस सब में उतना ज्यादा नहीं बस कि हाँ चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्रॉस किया, चाइना के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, ठीक है। After the defeat in 1218 of the Karakhita, who controlled the Shan mountains northwest of China, Mongol dominions reached the Amur area and the states of Transoxiana, Khwarizm and Khwarizm. सुल्तान मोहम्मद जरूर दरवाजा खोल चुका, लेकिन मैं कभी जब तो आइए रूम के अंदर तब क्या यही है यही ख्वारिज़म का शाह मोहम्मद था। तो ये लोग बहुत ही इस एरिया में बहुत पावरफुल लोग थे, है ना। और इन लोगों के डर से ही मोहम्मद गोरी इधर की तरफ भाग आया था, है ना। मोहम्मद गोरी कुड नॉट स्टे इन दैट एरिया। ख्वारिज़म के शासक बहुत ही मजबूत होते थे, लेकिन हर शेर पर कोई ना कोई सवा शेर हो जाता। तो चंगेज खान जो है इधर आया, लेकिन हुआ क्या था कि जब इसके यहाँ ख्वारिज़म के शाह के यहाँ चंगेज खान ने अपना एक दूत भेजा, मैसेंजर भेजा, और उस मैसेंजर को उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। तो चंगेज खान में यही गुण और अवगुण था कि अगर उसकी बात को नहीं माने तो फिर आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। Felt the fury of Genghis Khan's rage when he executed Mongolian warriors. In the campaign between 19 and 21, the great cities of Uttar, Bukhara, Samarkand, Balkh, Gurganj, Marv, Nishapur, Herat surrendered to the Mongol forces. Towns that resisted were devastated. पहले बताए थे चंगेज खान का नियम एक ही था, इफ यू सरेंडर विदाउट रेसिस्टेंस यू विल बी सबऑर्डिनेटेड एंड ओनली हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एज ए टैक्स। अगर रेसिस्ट कर लिए तो फिर कोई बचने का उपाय नहीं। अभी देखिए कि एक शहर को खेत बना दिया, अभी थोड़ा देर पढ़िए। Genghis Khan commanded at Nishapur, where a Mongol prince was killed. During the siege operation, Genghis Khan commanded that the town should be laid waste in such a manner that the site could be plowed upon. शहर को ऐसा नेस्तनाबूद कर दो कि उस पर हल चलाया जा सके। शहर को इतना बराबर कर दो ध्वस्त करके, है ना। And that in the exaction of vengeance for the death of the prince, not even cats and dogs should be left alive. कुत्ता और बिल्ली भी जिंदा न, है ना। ताकि जब दूसरा कोई सुने तो चंगेज खान अगर 10 मील की दूरी पर भी रहे तो वह हाथ जोड़े जोड़े उसके पास पहुंच जाए कि हुजूर सरेंडर कर रहे हैं, है ना। तो शहर का क्या हाल होगा। एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मंगोल डिस्ट्रक्शन, अब ये एबनॉर्मल है जो भी हो। All reports of Genghis Khan's campaigns agree at the vast number of people killed following the capture of cities that defied his authority. तो उसमें जो डिफाई करेगा, जो उसका ऑथोरिटी को रेसिस्ट करेगा। द नंबर्स आर स्टैगरिंग। द कैप्चर ऑफ निशापुर 17,47,000 17,00,000 बोलते ना, गाय 17,47,000 आदमी एक शहर में मारे गए।
है। People were massacred while the toll at Herat 22 16 lakh, Herat में 16 lakhs people, and at Baghdad 58 80,000. A smaller town suffered proportionately. Nasa 70,000 dead, Bayhaq district 70,000, and at Tun in the Khuzestan province 12,000 individuals were executed. कैसे इतने लोगों को मारता होगा? Zubayni, the Persian chronicler of the Ilkhans, stated that 13 lakh people were killed in Merv. He reached the figure because it took 13 days to count the dead, and each day they counted 1 lakh corpses. इसलिए बोला कि 13 लाख मरे, एक दिन में 1 लाख बॉडी गिर रहा था। कैसा हुआ होगा, है ना? ये डिस्ट्रक्शन जो है इतिहास में अननोन है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ह्यूमन का कोई किया हुआ, ठीक है। तो इस आधार पर जो बहुत सारे लोग हैं, जो भी इसके उस पक्ष को देखता है, उसको लगता है कि चंगेज खान से ज्यादा बारबेरियन इतिहास में कोई नहीं हुआ, क्योंकि भेड़ बकरी से भी बुरी तरह से आदमी को मार। मंगोल forces in pursuit of Sultan Muhammad pushed into Azerbaijan, defeated Russian forces at the Crimea, and encircled the Caspian Sea. Another wing followed the Sultan's son Jalaluddin, यही है जलालुद्दीन मंगबरनी, into Afghanistan and the Sindh province. At the banks of the Indus, Genghis Khan considered returning to Mongolia through North India and Assam, but the heat, the natural habitat, and the ill portents reported by his summon soothsayer made him change his mind. भारतों का कल्याण कर देता, वो सोचा कि नॉर्थ इंडिया से होके आसाम होके हम निकल जाएंगे चाइना। तो उसके लोगों ने एक तो गर्मी और दूसरे बोला थोड़ा अपशकुन हो गया है, इस रास्ते से नहीं जाइए, है ना। तो जो बड़ा आदमी होता है शगुन और शकुन भी बहुत देखता है ना। जो जितना बड़ा हो जाता है वो उतना ही देखता है कि हाँ शुभ अशुभ क्या है। तो बच गया इंडिया। दूसरा कारण था कि मंगवर्नी है, जलालुद्दीन मंगवर्नी, ही केम एंड सॉट असाइलम फ्रॉम इल्तुतमिश। उस समय इल्तुतमिश भारत पर शासन कर रहा था। इल्तुतमिश समझ रहा था कि चंगेज खान का मतलब क्या है, तो मंगवर्नी से हाथ जोड़कर बोला कि हुजूर, हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो आप जैसे महान राजा के लिए सुटेबल नहीं है। यानी जो रिफ्यूज करने का तरीका होता है, मतलब शराफत के साथ रिफ्यूज करना, तो इल्तुतमिश रिफ्यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ असाइलम टू मंगवर्नी जलालुद्दीन, क्योंकि अगर दे देता शरण तो चंगेज खान सीधे आता कि अच्छा शरण दिया है, रुक तुमको भी बताते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश अपने बुद्धिमानी से ही सेव्ड द नेसेंट दिल्ली सल्तनत फ्रॉम ए टोटल पॉसिबल डिस्ट्रक्शन फ्रॉम चंगेज खान। और चंगेज खान उस समय भारत पर आक्रमण कर देता तो दिल्ली सल्तनत स्थापित होने से पहले ही खत्म हो जाता, है ना। लेकिन ये बुद्धि था इल्तुतमिश का कि सेव्ड नौजन्मे नेसेंट न्यूबॉर्न दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रेथ ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान 1227 में मर गया। Having spent most of his life in military combat, his military achievements were astounding, and they were largely a result of his ability to innovate and transform different aspects of steppe combat into extremely effective military strategies. ये लोग स्टेपी मैदान के घास के चरवाहे टाइप के लोग थे, और वो लोग इतना ज्यादा इफेक्टिव मिलिट्री यूनिट के रूप में कंबाइन कर रहे। चरवाहे लोग जब समूह में होते हैं, शुरू में बताए कि जब
अपने जानवरों के साथ when move from one place to other place, तो घास के मैदानों पर कैप्चर करने के लिए लड़ाई होती है, तो उनका लाइफ ऑलवेज अलर्ट में रहता है ना, लड़ने के लिए। तो वैसा समूह इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, द टोटल क्रेडिट गोज टू चंगेज खान, जो इतना ऑर्गेनाइज करके इतना इफेक्टिव मिलिट्री पावर बनाया कि बड़े से बड़े ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स को खत्म कर दिया, है ना। और सारे लोग ऑर्गेनाइज थे, इन लोगों को कोई सा महल नहीं था, शहर नहीं था, है ना। होता है ना कि हाँ मेरा राजधानी ये है, शहर ऐसा बना, इक्विपमेंट यहाँ बन रहा है, फैक्ट्री वहां पर है। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द चंगेज खान रिजिम। कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है, तो टेंट में रहने वाले लोगों का ही कमाल है। इसीलिए संसाधन का रोना रोने से जिंदगी नहीं चलता, है ना। आपके पास जो संसाधन है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, देख लीजिए इतिहास में चंगेज खान तथा कहानी में रियलिटी, एक वास्तविकता, है ना। तो मौत के मुंह से अपने को खींच कर लाया हुआ आदमी। The horse riding skill of the Mongols and Turks provided speed and mobility to the army. Their abilities as rapid shooting archers from horseback were further perfected during regular hunting expeditions which doubled as field maneuvers. देखिए, जो जिस परिस्थिति में रहता है वो अपने को उस हिसाब से ढालता है। मंगोल लोग दे वर ग्रेट हॉर्स राइडर्स, और उनके हॉर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। पहले हमने पढ़ा कि हॉर्स बेचते भी थे, सोर्स ऑफ इनकम था उनका। मंगोल प्रायः एक सैनिक 2 से 3 घोड़ा लेके चलता था, एंड दे हैड द कैपेसिटी, वो घोड़े पर खा लेंगे, घोड़े पर सो जाएंगे, और एक घोड़ा थक गया दूसरे घोड़ा पर चढ़ के चलेंगे। उनका जो मूवमेंट होता था नॉर्मल आर्मी के 2 गुना होता था, क्योंकि नॉर्मल सेना की तरह वो कहीं रुक कर खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए स्टे नहीं करते थे उतना ज्यादा। नॉर्मल सेना है, चलेगी दिन भर, स्टे किया, भोजन बनाया, भोजन खाया, सोया और फिर चला, तो इससे मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। ये लोग खाना रख लेंगे, एक घोड़ा पर भोजन रहेगा, सामान रहेगा, एक पर बैठा एक को खाली रखा, जिस पर बैठा उस पर 5 मील जाने के बाद उतर गया, दूसरे घोड़े पर बैठ गया और घोड़ा चलता रहा, घोड़े पर खा लिया। इसीलिए जब बलबन के समय, बलबन का बेटा जो प्रिंस मोहम्मद था, वो जब भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ उस पीरियड में, बहुत देखिए इसका खानदान सब आक्रमण करता रहेगा, तो सीमा प्रांत पर जब इन लोगों को पता चला कि मंगोल्स आर इन्वेडिंग, तो प्रिंस मोहम्मद को उनके लोगों ने कहा कि आप भाग जाइए, हम लोग उसको रोकेंगे यहाँ, इतना दूर में आप दूर निकल जाइएगा। तो प्रिंस मोहम्मद खैर प्रिंस था, वो बोला कि प्रिंस भागने के लिए पैदा नहीं होता है, अगर हम भागे जाएंगे तो हम राजकुमार कौन चीज का। तो बेचारा लड़ा लेकिन मारा गया, क्योंकि मंगोलों की सेना के बराबर दे वर नो मैच टू देम। और उसके साथ सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन और कवि अमीर खुसरो था, है ना। अमीर खुसरो जो है वो भारतीय इतिहास का सबसे अनोखा पोइट कम हिस्टोरियन है। उसकी जो गजल है, गीत है, वो सिनेमा से लेकर हर जगह इस्तेमाल होता है ना। और निजामुद्दीन औलिया जो है भारत में दूसरे सबसे फेमस चिश्ती संत हैं दिल्ली में। जो सबसे बड़े चिश्ती संत है कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, है ना। अजमेर वाले जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, द मोस्ट सेलिब्रेटेड वन, देश भर विदेश से भी लोग वहां जाते हैं, है ना। और द सेकेंड वन इज निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। तो ये छोटे अमीर और वो बड़े अमीर, ये छोटे अमीर कहलाते हैं।
निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जो गुरु शिष्य का संबंध था, ये वर्ल्ड का अनपैरेलल है। दो शरीर एक जान वाले गुरु शिष्य थे वो। और निजामुद्दीन औलिया जो सोचते थे वो अमीर खुसरो समझ जाते थे, है ना। दोनों में इतना आत्मिक संपर्क था। और हिंदवी के वो सबसे पहले हिंदवी के प्रचलन करने वाले कवियों में है। जितनी कहावतें आप लोग सुनते हैं मैक्सिमम अमीर खुसरो का है ना। और बहुत सारे गीत हैं। और इतिहास में जो चीज दूसरा नहीं लिखा है वो अमीर खुसरो ने लिखा है। इसलिए दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा सुल्तानों के समय, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सुल्तानों का रिजिम अमीर खुसरो ने देखा है ना। बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक ये है। और उस पीरियड में कई सुल्तान हुए। बलबन के मरने के बाद उसका दो पोता हुआ, फिर एक और हुआ, फिर तुगलक में खिलजी लोग हुए, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह, और फिर गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। सबसे ज्यादा सुल्तानों का रिजिम अमीर खुसरो ने देखा। याद रखिएगा, एक धार्मिक सवाल आया हुआ है, आएगा भी, है ना। तो बहुत ही सेलिब्रेटेड है, तो वो भी ही वाज देयर, तो इसीलिए उसने लिखा इस घटना के बारे में। और लोग नहीं लिखे क्योंकि ही वाज द आई विटनेस। तो किसी तरह से फिर उसका जान, मतलब उसके डेड बॉडी को भी पैसा देकर खरीदा गया प्रिंस मोहम्मद के। तो इसलिए मंगोल वेर वेरी फास्ट इन हॉर्स राइडिंग। तो उनसे ज्यादा तेज संसार में कोई सेना नहीं चलती थी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, घोड़ा दौड़ते हुए घोड़ा से तीरंदाजी, रुक कर तीरंदाजी नहीं। आप रुकते हैं स्थिर होके, कैसे महाभारत में भी देखते हैं कि अर्जुन रुके और संधान किया तब तीर चलाया। जबकि ये लोग, मंगोल लोग, दौड़ते घोड़े से भी, है ना। ये जो यहां बढ़ ही हुआ, रैपिड शूटिंग आर्चर्स फ्रॉम हॉर्सबैक्स वेयर फर्दर परफेक्ट। तो दौड़ते हुए घोड़े से ही वो बहुत ही परफेक्टली तीर चलाते थे। तो सेना में ये भी एक बहुत बड़ा उनका एडवांटेज था, समझ गए। यही चीज भारत में मुसलमान जो मुस्लिम आक्रमण हुआ और भारत में अगर तुर्क लोग सफल हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है इसी घोड़ा का। और घोड़े पर के पीठ से दौड़ते हुए घोड़े से तीर चलाने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो युद्ध है उसमें अगर हाथी का इस्तेमाल हुआ और नहीं तो फिर लाठी भाला का, है ना। भाला और तलवार से लड़ते थे भारत के लोग, तो अंग्रेजों तक लड़ते रहे उसी तरह से। लेकिन इन लोगों का ये बहुत भारी विशेषता था। इसीलिए मंगोलों की सफलता में ये दोनों एलिमेंट दे वर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रेट सक्सेस। और दूसरा नंबर की यही नहीं, मंगोल भी और सभी जो मुस्लिम आक्रमण हुए सब जारा में हुआ है, क्योंकि इन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था, है ना। तो जारा में जहां आप दुबक के रहिएगा, भारत का प्लेयर देखते हैं जब जारा में जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो पहला टेस्ट जरूरी हार जाता है ना। उसका हाथ में नहीं चलता बढ़िया से, तो जब तक हाथ चले चले तब तक एक टेस्ट हार जाता है। तो इसीलिए वैसे देशों में कंडीशनिंग कैंप पहले ही चले जाते हैं लोग, कि जब तक वहां के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट कर लो, है ना। The steppe cavalry always traveled light and moved quickly, but now it brought all its knowledge of the terrain and the weather to do unimaginable. They carried out campaigns in the depths of winter, है ना। विंटर में ही वो कैंपेन करते थे। Treating frozen rivers as highways to enemy cities and camps, बर्फ को हाईवे की तरह इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग बर्फ को देख के घर में सूख जाएंगे, है ना, या मान गए तो फ्रीज हो जाएंगे, और ये लोग बर्फ को ही हाईवे की तरह, आप घर में सूते सूते हैं मंगोल आपके दरवाजे पर पहुंचे, है ना।
सिटीज और कैंप्स में पहुंच गए। नोमैड्स वर कन्वेंशनली एट ए लॉस अगेंस्ट फोर्टिफाइड इनकैंपमेंट्स, बट चंगेज खान लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सीज इंजन्स एंड नाफ्ता बॉम्बार्डमेंट वेरी क्विकली। देखिए, अब जिस चीज को हम नहीं जानेंगे उसमें हम कमजोर होंगे, ये स्वाभाविक है। तो मंगोल तो मैदान में लड़े, इधर लड़े उधर लड़े, तो जो किलेबंद जगह है वहां कैसे घुसेंगे, इस चीज की जानकारी उनको नहीं थी। लेकिन चंगेज खान ने उसका भी रास्ता निकाला, है ना। चंगेज खान ने बम का इस्तेमाल किया आपके दीवारों को तोड़ देने के लिए, है ना, उड़ा देता था, है ना। तो जब आपका दीवार उड़ा दिए, कहीं से थोड़ा सा भी होल बना लिए तो भूल जाएंगे सवाल। तो उसका भी रास्ता इसने, his engineers prepared light portable equipment which was used against opponents with devastating effect। तो उसका भी रास्ता खोज लिया कि कैसे हम, अगर फोर्टिफाइड इलाका है तो उसको कैसे हम, इसीलिए दे क्रॉस्ड ओवर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। तो कहेगी चाइना, जहां से हम वाल को ही तोड़ देंगे, जहां से हमारा घोड़ा निकलने लगा तो हम लाइन लगा के निकाल देंगे। इसको भी अपना ध्यान में कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखना है तो जगह छोड़ना है ना, चौथाई भी छोड़ना है कि आगे चलकर अगर एक्स्ट्रा मटेरियल मिला तो उसको लिखेंगे का। तो कॉपी में लिखने से अच्छा है कि पेज में लिखिए, ओपन पेज में, है ना। और बड़े हो जाइए, बच्चा में कॉपी में लिखते थे, अब थोड़ा ग्रोन अप हो जाइए। बर्थ ऑफ तेंजोंग ईगर स्पेंड इन स्लेवरी एंड स्ट्रगल, पीरियड ऑफ अलायंस फॉर्मेशन, एक्सपेंशन एंड ट्रियम्फ, ये सब पढ़िए लिए। तेमुजिन प्रोक्लेम चंगेज खान, तो ये जरूर याद रखिएगा कि चंगेज खान का मतलब क्या है। डेथ ऑफ चंगेज खान, रूल ऑफ द थ्री ग्रेट खान्स एंड कंटिन्यूड मंगोल यूनिटी। आगे है ये सब। ओगेड्यू सन ऑफ चंगेज खान, बुयुक सन ऑफ ओगोडी, मोंके सन ऑफ चंगेज खान, सेंगर सन टोलू, campaigns in Russia, Hungary, Poland and Austria under Batu son of Jochi, Genghis Khan's eldest son. Beginning of fresh campaigns in Iran and China under Mongke. Capture of Baghdad and the end of the Abbasid Caliphate. वही खलीफा को भी घसीट के उसके महल में सब मार, है ना। अच्छा, मंगोल पहले बौद्ध थे, इनिशियली दे वर Bought. Later on, they converted into Islam. Establishment of the second Khanate state of Iran under Hulegu, younger brother of Mongke. तो जो ईरान में शासन स्थापित हुआ वो भी इन्हीं लोगों का था, है ना। बिगिनिंग ऑफ conflict between the Jochites and the Ilkhans. Accession of Kublai Khan, है ना। अब चंगेज खान के बाद सबसे बड़ा नाम है कुबलाई खान, है ना। इसके बारे में भी आगे है। Conflict among descendants of Genghis Khan, fragmentation of Mongolia into independent lineages, Tolui, Chagatai and Jochi Ogedei। देखिए, चगताई तुर्क से ही मुगल है ना। ये जो यहाँ विदाउट चगताई, तो यही लोग मुगल से। Ogedei's lineage defeated and absorbed into the Toluid। Toluid's Yuan dynasty in China and Ilkhanate state in Iran। तो इन लोगों ने युआन डायनेस्टी चाइना में और वहां इल्खान स्टेट इन ईरान में स्टैब्लिश किया। चगताईस इन स्टेट्स नॉर्थ ऑफ ट्रांसऑक्सिनिया एंड तुर्किस्तान। तो तुर्कों के कारण ही तुर्किस्तान कहलाया। जोची लाइनेज इन द रशियन स्टेप इज डिस्क्राइब्ड एज द golden horde by observers।
reign of Barke, son of Batu. Reorientation of the Golden Road from Nestorian Christianity towards Islam. अब चलें तो कन्वर्सन जो है इस पीरियड में इस्लाम में शुरू हो गया. रेन ऑफ इल्खानिज अंडर गजन खान इन ईरान. His conversion from Buddhism to Islam is followed gradually by other Ilkhanid chieftains. है ना. तो धीरे धीरे सभी लोग मुसलमान होने लगे. अब आया अच्छा एंड ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना 1368. रूल ऑफ तैमूर. A Badalas Turk who claimed Changiz Khanate descent through the lineage of Chagatai. उधर जो देखिए अब चगाताई, तो इसने कहा कि हम लोग भी चंगेज खान के लोग हैं. Establishes a stately empire that assimilates parts of the dominions of the Tului, excluding China. Chagatai and Jochi proclaims himself Gurgen, the royal son-in-law, and marries a princess of Chengiz Khan's lineage. तो बाबर की जो माँ थी वही चंगेज खान या मंगोलों की बेटी थी, है ना. तो इस लाइनेज में क्या हुआ कि देखिए परंपरा के अनुसार जैसे कहा गया है कि चंगेज खान एक मनुष्य और अप्सरा की संतान है. तो अप्सरा हेवनली हुई, स्वर्ग की हुई अप्सरा. तो और आगे चलकर कहा गया कि चंगेज खान वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था, मतलब आदमी से ऊपर है, बिकॉज he is born out of a अप्सरा. और आगे चलकर तैमूर ने कहा कि देखो तू लोग आदमी हो और हम सेमी डिवाइन का प्रतिनिधि हैं, तो हम आम आदमी से ऊपर हुए. कोई आदमी का प्रतिनिधि होना, और इफ समवन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेमी डिवाइन, तो तैमूर भी अपने लोगों में अपने को श्रेष्ठ माना. कहा कि हम सब में श्रेष्ठ के प्रतिनिधि. और जब ताकत आपके पास है तो फिर कौन बोलेगा, जो आप बोलिएगा बोलेंगे यही ठीक बोल रहे. तो हम लोग के यहाँ जो मुगल है वही लोग चगाताई तुर्क है, लेकिन मुगल है तुर्क, लेकिन कहलाए मुगल, मंगोल से मुगल हो गए. स्वयं में मुगल ये लोग चाहते नहीं थे कि लोग उनको मुगल कहें, क्योंकि मुगल कहने में चंगेज खान का जो लिगेसी है दैट विल बी अटैच्ड. तो अपना भी रिश्तेदार कोई अगर क्रिमिनल होता है तो लोग थोड़ा नाम छुपा के चलता है, इतना लोग मेरे थोड़ा दूर के रिश्तेदार है ना.
तो इसीलिए नहीं चाहते हुए भी इनके साथ मंगोल से मुगल ही हो गए। असल में मुगल लोग चगताई तुर्क है, इसको ध्यान में रखना है ना। 1495-1530 Jahiruddin Babur, descendant of Taimur and Changiz Khan, succeeds to Timurid territory of Fargana and Samarkand. He is expelled, captures Kabul, and in 1526 seizes Delhi and Agra, founds the Mughal Empire in India। तो इस लाइन में समझ में बढ़िया से आप, तैमूर का खानदान है, बाबर है ना। इन लोगों में चगताई तुर्कों में नियम था, जैसे चंगेज खान का भी देख रहे हैं कि बेटवा सब में राज्य बटा, तो जो राज्य रहेगा पिता का जितना पुत्र होगा उसमें राज्य बांट दिया जाए, है ना। उसमें पहला बेटा होगा या नहीं होगा ये सब नहीं था, इतना ही बड़ा राज्य है तो 3 बेटा है तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। सो दैट क्योंकि उन लोगों में राज्य के लिए भाई भाई में मार होता था, तो उससे बचने के लिए, प्लस इन लोगों में शेयर्ड अथॉरिटी होती थी, बहुत ही डेस्पोटिक एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होती थी। तो फरगाना बाबर का मूल जगह था, लेकिन खानदानी जगह था समरकंद। तो बाबर ट्राइड टू कैप्चर समरकंद, तो स्थिति यह हो गई कि ना समरकंद रहा ना फरगाना रहा, और दोनों जगह से बाहर हो गए। और फिर इसी में हम लोग जो उज्बेक लोग को पढ़ेंगे, कैप्चर ऑफ ट्रांसअल्पानिया बाय सैवानी खान, डिसेंडेंट्स ऑफ जोचिस यंगेस्ट सन सिवान, consolidates Saimani power. Saimanids also described as Uzbeks, from whom Uzbekistan today gets its name. उज्बेकिस्तान देश है तो उज्बेकों का देश हुआ उज्बेकिस्तान। In Transoxianian express Babur and other Timurids from the region। तो हम लोग बताए थे कि एक सीरियल बना हुआ द एम्पायर, अब किस पर है? हॉटस्टार पर है। हाँ बहुत बढ़िया है ना, उसको खाली समय में देख सकते हैं। हॉटस्टार तो इस पर नहीं ना चलेगा, यूट्यूब पर होगा वो नहीं। तो बहुत बढ़िया है, इसके इनिशियल लाइफ का है इन लोगों का, बाबर का, हुमायूं तक का। क्योंकि बाबर 10-12 साल का ही रहेगा, इसका भी पिता मर जाएगा। और बाबर भी फैसिनेटिंग कैरेक्टर, बिना राज्य का राजा हुआ, और राजा होके भी भूखे रहना पड़ा, बिना जूता चप्पल का चलना पड़ा 2-3 साल तक। फिर काबुल पर कब्जा करता है। इसका मामा सबका खानदान का था, मर गया तो फिर यहाँ कब्जा किया, और फिर इसका लाइफ शुरू होता है। तो लाइफ कब आपका नया शुरू होगा कोई नहीं जानता। बाबर का लाइफ फिनिश हो गया था। फरगाना का राजा सोचा कि समरकंद पर कब्जा करते हैं, खानदानी जगह है, दोनों जगह से आउट हो गया। 1494 से 1501 तक यही काम हुआ, कभी समरकंद, कभी फरगाना, कभी फरगाना, कभी समरकंद, कभी हवा में, और अंततः दोनों जगह से आउट। तो सब कुछ होते हुए भी आ गया 0 पर। और फिर कुछ दोस्त मित्र को मिलाकर भोजन जब जरूरत होता था, इसकी पहली बीवी भी छोड़कर भाग गई। जितने क्लोज मित्र थे सब भाग गए। तो गांव में किसी अन्य आदमी को भेजा तो कुछ मांग कर ले आओ खाने के लिए।
ये हालत हो गया। घूमता रहा अफगानिस्तान के एरिया में, तो कुछ लोगों ने कहा कि जाओ काबुल में, वहां भी कोई राजा नहीं है और कब्जा करो और रूल करो। तो काबुल आया, कब्जा किया, रूल इस्टेब्लिश किया, फिर मध्य एशिया पर कब्जा किया और वही सैफ खान को फिर मारेगा, है ना। बहुत सारे एरिया से निकाल देगा, इसको ईरान वाले लोग हेल्प करेंगे और तब फिर भारत की तरफ आएगा। तो फॉर्चून जो फिनिश्ड हो गया था, दोबारा रिसरेक्ट किया और फिर आया। मंसूज ऑफ चाइना कंकर मंगोलिया, अब इतिहास फिर पलट गया। मंगोलों ने चाइना पर कब्जा किया, अब चाइना वालों ने मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। और ये तो खैर 1921 में रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया है, वो तो है। और यहाँ पर है मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसको भी थोड़ा थोड़ा हमेशा ध्यान में रखना है, तो आपको बहुत कुछ समझने में मदद करेगा। We can divide Mongol expansion after Genghis Khan's death into two distinct phases. The first, which spanned the years 36 to 42, when the major gains were in Russian steppes, बुल्गार, कीव, पोलैंड एंड हंगरी, इस सब एरिया में कब्जा कर लिया। The second phase, including the years 55 to 1300, led to the conquest of all of China. 1279, Iran, Iraq, and Syria, the frontier of the empire, established after these campaigns. The Mongol military forces met with few reversals in the decades after 1203, but quite noticeably after the 1260s, the original impetus of campaigns could not be sustained in the West. West में थोड़ा घट गया। Although Vienna and beyond, it Western Europe as well as Egypt was within the grasp of the Mongol forces, their retreat from the Hungarian steppes and the defeat at the hands of the Egyptian forces signaled the emergence of new political trends. There were two facets to this. The first was consequence of the internal politics of succession within the Mongol family, where the descendants of Jochi and Ogodoi allied to control the office of the Great Khan in the first two generations. जो हर जगह होता है कि इतनों आप समझा के जाइएगा कि भाई लड़ना मत, मिलके रहना लो, लेकिन एम्बिशन तो एम्बिशन है। लालू जी मर जाएंगे तो तेज प्रताप तेजस्वी बनेंगे, दोनों आदमी मार स्टार्ट हो जाएगा तेज प्रताप और तेजस्वी। तो यहाँ भी बेसिक बात वही है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो था, फैमिली अफेयर इधर होगा, दोनों लोग ऑफिस के लिए लड़ेंगे। These interests were more important than the pursuit of campaigns in Europe. अब अपने हितों की रक्षा इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई यूरोपियन कैंपेन्स के मुकाबले। तो जब बड़े लक्ष्य के सामने छोटी छोटी बातों पर उलझिएगा, इसलिए जीवन में एक और सीख होती है, जिसको बहुत आगे जाना होता है वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। तो इन लोगों को कैंपेन के बदले आपसी लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। The second compulsion occurred at the Jochi and Ogodei lineage were marginalized by the Toledo branch of Genghis Khan's descendants. तो जोशी और ओगोडे ब्रांच को
तोलियत ब्रांच के लोगों ने दबा दिया। विद द एक्सेशन ऑफ मोंके, a descendant of Louis, Genghis Khan's youngest son, military campaigns were pursued energetically in Iran during the 1250s, but as Tolstoy's interest in the context of China increased during 60s, forces and supplies were increasingly diverted into heartlands of the Mongol dominion. यानी ईरान की तरफ पहले लगे बहुत तेजी से, बाद में इन लोगों का इंटरेस्ट जो है चाइना की तरफ ज्यादा बढ़ गया। तो एनर्जी जो है, रिसोर्सेज जो है चारों तरफ नहीं जाएगा, तो ईरान से ज्यादा अब इधर इन लोगों ने अपना रिसोर्स को डाइवर्ट कर दिया, है ना। इसीलिए ध्यान रखिए, जीवन में एक और बात होता है, तैयारी करना चाहिए सबका, लेकिन पहले टारगेट करना चाहिए वो क्या करना है। तो किसी एक लक्ष्य को बना के अब देख लीजिए साम्राज्य सब बर्बाद हो जाता है। तो एक लक्ष्य बनाए कि पहले क्या करना है, तो उसमें फुल एनर्जी को लगा दीजिए, है ना, और उसके बाद फिर कुछ और सोचिए। तो पहले एक एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जब एक जगह फोर्स कीजिएगा, कैसे साइंस में पढ़ा जाता है, फिजिक्स में, तब वो जो आपका डिजायर्ड प्रभाव है या रिजल्ट है वो देगा, है ना। एनर्जी डाइवर्ट होगा तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए इन लोगों का भी ये एक अपने आप में सत्य है। As a result, the Mongols fielded a small, understaffed force against the Egyptian military. Their defeat and the increasing preoccupation with China of the Dolian family marked the end of western expansion of the Mongols. तो ज्यादा ध्यान चाइना में दिया तो इधर का इनका साम्राज्य बिखरने लगा। इजिप्शियन से हार गए। Concurrently, conflict between Jochid and Toled descendants along the Russian-Iranian frontier diverted the Jochids away from further European campaigns. तो इरानियन, इजिप्शियन, ईरान, इजिप्ट की तरफ भी कैंपेन कमजोर हुआ और यूरोप की तरफ भी कैंपेन कमजोर हुआ। The suspension of Mongol expansion in the west did not arrest their campaigns in China, which was reunited under the Mongols. Paradoxically, it was at the moment of its greatest successes that internal turbulence between members of the ruling family manifested itself. The next section discusses the factors that led to some of the greatest successes of the Mongol political enterprise, but also inhibited its progress. तो यहाँ भी वही है कि जो इंटरनल टर्बुलेंस है ये इनके सर्वोच्च अवस्था में इनको बर्बाद कर देता है। इसलिए आंतरिक जो मतभेद होता है वो बड़े बड़े उपलब्धियों को मार्जिनलाइज कर देता है। सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन among the Mongols and many other nomadic societies as well, all the able-bodied adult males of the tribe bore arms. They constituted the armed forces when the occasion demanded. The unification of the different Mongol tribes and subsequent campaigns against diverse people introduced new members into Genghis Khan's army, complicating the composition of the relatively small, undifferentiated body into an incredibly heterogeneous mass of people. जब मंगोलों में मूल बात क्या था कि जो भी पुरुष है, सक्षम पुरुष है ना, जवान है, वो सभी लोग सशस्त्र सेना में भर्ती होना ही था। हथियारबंद दस्ता बनना ही बनना। तो जो भी आदमी जवान हुआ, सक्षम है, मतलब वो मान लेना है कि वह सैनिक है और he has to take the arms, है ना। लेकिन आगे चलकर
चंगेज खान के जमाने में जब सेना का साइज बढ़ा तो बहुत सारे नए लोगों को सेना में शामिल किया गया। तो जब आप अपने लोग होते हैं तो आप में एक अलग संपर्क संबंध होता है और आपके जो रिश्ते होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। तो शुरुआत में आप छोटे समूह हैं और छोटे समूह में क्या होता है कि लॉयल्टी भी बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे का आप जानते हैं और एक दूसरे के लिए आप समर्पित होते हैं। लेकिन जब चंगेज खान की सेना बढ़ी है ना, तो बहुत सारे नए नए समूह उसमें शामिल हुए, बहुत सारे नए लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसमें वैसे भी लोग थे जो इन लोगों के पुराने दुश्मन भी थे। अब हारिए जाइएगा तो कोई उपाय है आपके पास। It included groups like the Turkic Uyghurs who had accepted his authority willingly. It also included defeated people like the Karaites who were accommodated in the Confederation despite their earlier hostility. तो कुछ लोग ने स्वाभाविक तौर पर इनकी अधीनता मानी। केराइट्स वैसे लोग थे जिनसे इन लोगों की पहले दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी शामिल हुए। तो जिसकी दुश्मनी आपसे रही और आपसे हार कर वो आप में शामिल हो गया मजबूरी में, वह दुश्मनी के पुराने रिश्ते को जल्दी नहीं भूले, है ना। चंगेज खान वर्कed to systematically erase the old tribal identities of different groups who joined his confederacy. His army was organized according to the old steppe system of decimal units in divisions of 10, 100, 1000 and notionally 10,000 soldiers. यही दशमलव डेसिमल सिस्टम पर मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर ने लागू किया। यही वाला जो उसका मनसबदारी व्यवस्था है उसका भी यूनिट 10 ही होता था, डेसिमल ही था। 10, 20, 50, 100, 200, 500, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने भी मनसबदारी व्यवस्था में इधर से ही इंस्पिरेशन लिया। In the old system, the clan and the tribe would have coexisted within the decimal units. Changez Khan stopped this practice. He divided the old tribal groupings and distributed their members into new military units. Any individual who tried to move from his or her allotted group without permission received harsh punishment. The largest unit of soldiers, approximately 10,000 soldiers, Tuman, now included fragmented groups of people from a variety of different tribes and clans. This altered the old established social order, integrating different lineages and clans and providing them with a new identity derived from its progenitor चंगेज खान। इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? पहले के जमाने में सभी ट्राइब्स का अपना यूनिट होता था। इस मान लीजिए आप अपने यहाँ, हम लोग अपने यहाँ के हिसाब से अगर देखते हैं तो कोई राजपूत ट्राइब बना, कोई ब्राह्मण बना, कोई कोई भी बने, कोई भी बना, कोई लोहार, कोई महार रेजिमेंट जैसे आप देखें कल महाराष्ट्र में बना, अंग्रेजों ने ही सब किया। तो जब आप एक जाति के लोग रहते हैं तो आपको लगता है कि हम लोगों का जाति एकदम एक डिवाइसिव मैकेनिज्म होता है कि सेना में भी डिवाइड एंड रूल किए हुए हैं, जाति के आधार पर सेना गठन करके। तो जो इंटीग्रेट करना चाहता है उसके लिए मुश्किल का काम होता है। तो चंगेज खान जिस एरिया से था वहां तो ट्राइबल आधार पर लड़ाई होती थी। तो अगर ट्राइब के आधार पर सेना का गठन होगा, इफ दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड, तो कभी अगर चंगेज खान से लड़ाई हुआ तो ट्राइब के आधार पर सब चंगेज खान से लड़ जाएगा। इसने क्या किया,
कि मान लीजिए हम 2000 का यूनिट बना, बोले चलो 300 राजपूत, 300 ब्राह्मण, 300 कोयरी, 300 कुर्मी, 200 ये, 100 ये, 50 मिक्स्ड बना दिया। अब आप एक यूनिट में आपकी पहचान खत्म हो गई। अब आप कौन हैं? चंगेज खान की सेना। योर ट्राइबल आइडेंटिटी इज गॉन, यू आर अ मिक्सड। तो एक कोई नहीं कह सकता कि हम जीत गए। चंगेज खान की सेना जीती या चंगेज खान की सेना हारी। तो एक तो यहां हुआ कि सभी को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करना चंगेज खान की सोची समझी रणनीति थी। इट वॉज ए स्ट्रेटजी सो दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राइबल आइडेंटिटी नोबडी शुड पुल हिज गियर इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे, ऐसा लाइफ रहने ही नहीं देंगे आप। मान लीजिए पांडे जी विद्रोह किए तो और सब है, और कोई विद्रोह किया तो शेष है, वही आपको ठीक कर देगा, दूसरे को आने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक जो बहुत बड़ा चेंज हुआ ये हुआ कि इसने अपनी सेना को एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना। The new military contingents were required to serve under his 4 sons and especially chosen captains of his army units called Nuar, है ना। तो ये जो 4 इसके बेटा थे, 4 बेटा के नेतृत्व में अपनी सेना का कमान दे दिया, है ना। और कहा कि तुम हमारी इस बेटा की सेना हो, उस बेटा की सेना हो, तुम अपने नहीं हो, हमारे बेटा की सेना हो, और बेटा के तो बाप हम ही है ना। Also important within the new realm were the band of followers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity for many years. इसमें वैसे लोगों का भी समूह था, समर्पित लोगों का, जिन्होंने हर कठिनाई के दौर में चंगेज खान की सेवा लगातार की थी। तो मोस्ट लॉयल सेगमेंट एक था। चंगेज खान पब्लिकली ऑनर्ड सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एज ब्लड ब्रदर्स। अंडा, फिर जो शुरू में भी बोले, तो ये जो अंडा है ना, तो आप अंडा खाते हैं अभी, और यहाँ पर जो है ब्लड ब्रदर्स को अंडा कहा गया, मतलब खून के रिश्ते में जो रहे। 8 others freemen of humbler rank were given a special ranking as his bondsman, nobler. A title that marked their close relationship with their master. This ranking did not preserve the rights of the old clan chieftains. The new aristocracy derived its status from a close relationship with Great Khan of the Mongols. ये भी होता है, नहीं है कि जैसे कोई आदमी कहता है तो मेरे भाई से भी बात करें, आप मेरे भाई गला मिलो। तो if you proclaim somebody so close who is really not, तो naturally you are getting the loyalty of the person in the fullest terms. किसी को लगा कि कोई मंत्र जैसे नेता होता है, आपके गांव गया तो नेता से तो मान लीजिए जनता को मूर्ख बनाता है, लेकिन फिर भी आपके गांव में आप भाई अरे कहाँ रहता है तुम, तो बहुत पुराने इसके पिताजी से मेरा रिश्ता था, इसके आप बोले नेताजी तो हमारा पूरे खानदान को जानते हैं, इसलिए मेरा तन मन समर्पित हो गया नेताजी। ये जो टच होता है, ह्यूमन टच, ये चीज सेना में और उन चीजों में जब किसी भी नॉर्मल आदमी को पब्लिकली कोई रिकॉग्नाइज कर दे सार्वजनिक तौर पर, तो आप उसके प्रति फुल लॉयल हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसने इंडिविजुअल्स के ट्राइबल लॉयल्टी को खत्म कर दिया। अब आप जैसे हम लोगों के सब यहाँ के सब समझने के लिए आप राजपूत ब्राह्मण या ये नहीं होके आप मोदी भक्त हो जाते हैं,
योर आइडेंटिटी इज नॉट देयर। और अपने लोगों को भी बोले छोड़ छोड़, तू उधर मोदी जी के सामने तू ना है, दूसरा बाद में तू आना। दिस टाइप ऑफ लॉयल्टी कोई वैसा मैकेनिज्म, तो चंगेज खान डिड द सेम थिंग। वह इसलिए था कि कैसे, मतलब समझने के लिए बोले हम, राजनीति के लिए कैसे बोले, हिंदू हिंदू हिंदू, तो योर लॉयल्टी टू द कास्ट आइडेंटिटी शुड बी फिनिश्ड। अब मान लीजिए अब जादव है, कहेंगे लालू जी लालू जी लालू, तो बोले हिंदू नहीं तुम, राम जी ने चाहिए तुला, है ना। तो दिस वे वो उनको ब्रेक करना चाहते, उनको ब्रेक करना चाहते। तो ये जो चंगेज खान है, ये राजनीति का अहम शुरू से ही था। तो चंगेज खान ने यह इसलिए किया कि ट्राइबल आइडेंटिटी उस एरिया में डोमिनेंट था, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ता था, संबंध हमेशा लड़ने वाला था। और उस चीज को कैसे कन्वर्ट करके चंगेज खान ने क्या से क्या कर दिया, तो वो बुद्धि चाहिए था जो चंगेज खान में था, है ना। इसीलिए उसने सेना का गठन, वो कर सकता था कि हाँ चलो ये ट्राइब वो ट्राइब वो ट्राइब, ये सरदार सब मुकरदा तुलाओ। जैसे भारत में जब बाबर आएगा, तो बाबर को मौका नहीं मिल पाया, बाबर के साथ 51 ट्राइबल हेड्स आए थे और हुमायूं को परेशान करते रहे जब मर गया तो, और 1581 तक अकबर को भी परेशान किए, क्योंकि उनके यहाँ जो ट्राइबल हेड है वो अपने आप को किसी से कम नहीं मानता था। इसीलिए हुमायूं के समय जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, वह किसी की बदमाशी नहीं थी, वो उनकी परंपरा थी, जो एक राजा के मरने के बाद एवरीबॉडी थॉट कि ही इज आल्सो क्लेमेंट, वो बेटा ही होगा, इसका कोई नियम उन लोगों में नहीं था। एनीबॉडी कैन बी द हेड। इसीलिए उसका बहनोई से लेके भाई से लेके सब तलवार निकाल लिया। तो उनमें ही परंपरा थी। हम लोग यहाँ स्टेब्लिश है ना हिंदू सिस्टम में, जहाँ बड़ा बेटा राजा होगा, तो बताया आपको इस्लाम में ऐसी कोई परंपरा नहीं। तो हम अपने हिसाब से उनका मूल्यांकन करते हैं कि औरंगजेब का है मार दिया, दारा को ना होना चाहिए, बड़ा बेटा था। अरे उनमें परंपरा नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जिएंगे कि आपके हिसाब से, और आप अपने हिसाब से उनका मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो देखिए किस तरह से आप देश के नागरिक हैं। हम लोग के देश में क्या था, कांग्रेस ने 1885 से ऑनवर्ड्स क्या किया कि बंगाली, बिहारी, गुजराती, तमिल को इंडियंस बनाने की प्रक्रिया कि आप क्षेत्रीय पहचान से राष्ट्रीय पहचान निकलो, आप भारतीय हैं। इसीलिए हम लोग के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। आप राज्य के नागरिक हैं तब आप अमेरिका के नागरिक हैं, हमारे यहां नहीं। तो जब भी इतिहास में राज्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये सब होता है। तो यहां भी इस तरह की बातें हुई। तो उसने, तो नौकर हम लोग के यहाँ जो शब्द इस्तेमाल होता है एकदम सबऑर्डिनेट के लिए, लेकिन यहां वैसा नहीं, या इसका ओरिजिन उस तरह का नहीं है। आप मेरे नजदीकी हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, है ना, तो नौकर से नजदीक मालिक का कोई नहीं होता है। In this new hierarchy, Changiz Khan assigned the responsibility of governing a newly conquered people to his 4 sons. These comprised the 4 ulus. एक उलूज हुआ शब्द, मतलब 4 भाग में बांट दिया। तो कह रहे नेसेसरली टेरिटरी नहीं है। चंगेज खान्स लाइफ टाइम was still the age of rapid conquest and expanding domains, where frontiers were still extremely fluid. For example, the endless Sanjochi.
received the Russian steppes, but the farthest extent of territory Ulus was indeterminate. It extended as far west as his horses could roam. जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा चल जाए वही तुम्हारा राज, क्योंकि चंगेज खान के जमाने में राज का विस्तार अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी राज विस्तृत हो रहा था। तो राज का विस्तार खत्म हो जाएगा तो ना बोलेंगे कि हाँ सोन नदी के उधर हम है, सोन नदी के इधर तुम, गंगा नदी के उधर वो है। द सेकेंड सन चगताई, उसके दूसरे सन का नाम था चगताई, was given the Transoxinian Steppean lands north of the Pamir mountains adjacent to those of his brother. Presumably, these lands should shift as Jochi marched westward. यानी उसमें था ही कि जो जितना जो है सो है, जितना आगे चले जाओगे तुम्हारा ही राज। Genghis Khan had indicated that his third son, Ogodai, would succeed him as the great Khan, and on accession, the prince established his capital as Karakoram. The youngest son, Tului, received the ancestral lands of Mongolia. Genghis Khan envisaged that his sons should rule the empire collectively, and to underline this point, military contingents, Tama, of the individual princes were placed in each ulus. The sense of a dominion shared by the members of the family was underlined at the assembly of chieftains. कुरितास ये तो शुरू में देख भी किए हैं, where all decisions relating to the family or state for the forthcoming season campaigns, distribution of plunder, pasture land and succession were collectively taken. देखिए जैसे इन लोगों में कुरितास कहलाया है और इधर के लोगों में मजलिस कहलाया। तुर्कों में जो जहां मुगल लोग रहेंगे तो इन लोगों में यही नियम था। देखिए यहाँ ही गया कि साल में एक बार इस सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, है ना, और इकट्ठा होने के बाद सभी मेजर डिसीजंस कि कैंपेन कब कहाँ करना है, क्या करना है, जो लूटा हुआ धन है उसका बंटवारा, और जो पास्चर लैंड है, जो चराई का मैदान है, फिर कौन किसको सक्सीड करेगा, एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, ये सारे निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन कलेक्टिवली। तो तुर्कों में कोई भी बात निरंकुशवाद का परिचय नहीं है, है ना।